नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। योगी सरकार को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। बीजेपी सरकार ने अपने 4.5 साल पूरे कर लिए हैं। इसे उतार चढ़ाव भरे सफर में योगी सरकार को कई बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर मुश्किल का सामना डटकर किया। 4.5 साल में जहां एक तरफ सड़कों की व्यवस्था और सुरक्षा पर बड़े फैसले लिए गए, तो दूसरी तरफ अयोध्या नगरी के विकास के साथ साथ भव्य राम मंदिर निर्माण, अलीगढ़ में महान जाट नेता महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी और भी तमाम कार्य प्रदेश के लिए कराए गए। राय को भी योगी आदित्यनाथ ने आम जनमानस के लिए जीता, जिसकी आज भी लोग तारीफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी योगी सरकार को जमकर घेरे में ले रही है और इनके नाकामियों को सामने रख रही है। विपक्ष भले ही प्रदेश सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, भाजपा सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ता सीना ठोके कह रहे हैं उनके 4.5 साल बेमिसाल। लखनऊ से जनता टीवी के लिए व्याख्या करना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार अपने 4.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाएगी। चुनावी मोड में आ चुकी सरकार भाजपा उत्तर प्रदेश इकाई योगी आदित्यनाथ सरकार की 4.5 साल कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए नेताओं को मैदान में उतारने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार आज कार्यकाल का 4.5 साल का समय पूरा कर रही है। योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में मीडिया को अपनी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों की अवगत कराएगी और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ 4.5 साल के कार्यकाल में अपनी सरकार के सारे कामों की बुकलेट भी जारी करेंगे। उनकी सरकार के मंत्रियों के साथ उत्तर प्रदेश के निवासी केंद्रीय मंत्री, सांसद और राज्यसभा सदस्य जिलों में मोर्चा संभालेंगे। तो योगी आदित्यनाथ सरकार को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने का काम योगी सरकार करेगी, जिसमें पार्टी के सभी नेताओं को शामिल किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को कामों के बारे में अवगत कराया जाएगा और साथ में सांसद और विधायकों को भी इस मुहिम में जोड़ा गया है। अनिल के अंकुर ब्यूरो हेड लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, 4.5 साल योगी सरकार को हो चुका है। योगी सरकार के 4.5 साल में जो भी काम किया गया है, लोगों तक इसको पहुंचाने में, गिनाने में सरकार ने अब मुहिम छेड़ी है। देखिए, निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल हुए हैं, ये 4.5 साल बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव के रहे हैं। जहां जिस तरीके से शुरुआत हुई थी योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री काल की, लेकिन बीच में जैसे कोरोना आया, कोरोना काल के कारण तमाम व्याधियां आती रही। जो कोरोना काल का पहला चरण था उसमें तो योगी सरकार ने बहुत सफलता हासिल की थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में इनको थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसको जितनी ज्यादा बड़ी मुश्किलें आई थी उतनी तेजी से संभाला भी। यहाँ तक की स्थिति ये थी कि मुख्यमंत्री खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे और उन्होंने उस बीमारी के दौरान भी लगातार बैठकों जारी रखा और एक एक चीज की मॉनिटरिंग खुद करते रहे। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री किस तरीके से 24 घंटे लग करके उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए काम किया। अगर सरकारी दावों की बात करें तो सरकार ने लगातार इस बात का दावा किया है कि चाहे सड़क मार्ग के निर्माण का दावा हो या एक्सप्रेस वे का निर्माण का मामला हो, कोई भी विकास का मामला हो, यहाँ तक कि एकल ओडीओपी जैसी योजनाओं का संचालन हो, ऐसी तमाम योजनाओं को सरकार ने चलाया है। ऐसा सरकारी अधिकारी और सरकारी मंत्री दावा करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज मैं यहाँ पे लोक भवन के उस ऑडिटोरियम पे खड़ा हूँ, जहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहाँ पे मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब 4.5 साल में जिनको विकास किया। मैं अपने बड़े सहयोगी अनूप कुमार को बुलाऊंगा। अनूप कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है, क्या स्थिति है? देखिए सर, 4.5 साल की अगर बात करें तो तमाम चढ़ाव उतार आए हैं। मुझे वो भी दिन याद है जब नोटबंदी हुई थी, लोग लाइन में खड़े थे, क्राइसिस पीछे की देखने की मिली थी, लोग परेशान थे और उसके बाद फिर आपने देखा कोरोना काल एक ऐसा वायरस था कि पूरा देश रो पड़ा, पूरे देश के लोग परेशान हुए। लेकिन कहीं न कहीं 4.5 साल में योगी सरकार ने बहुत कुछ काम भी किए हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें या फिर लगातार जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है या फिर जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उन पर कहीं न कहीं जोर दिया है। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन है, वरिष्ठ स्पोक्समैन है हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। 4.5 साल कैसे रहे? बेमिसाल
कमाल के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के सम्यक विकास के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए जो काम किया है वो अद्भुत है। और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता के एक बहुत संवेदनशील गार्जियन के रूप में, मुखिया के रूप में और संत के रूप में उन्होंने जिस तरह से एक एक नागरिक की चिंता की है, रोजगार की हो, स्वास्थ्य की हो, वो अपने आप में बेमिसाल है। और इनका आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का 4.5 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक है। 2 दिन पहले अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार हर पहलू पे फेल है। ये डेस्परेशन है, समाजवादी पार्टी की हताशा है जो उनके इस तरह के वक्तव्य में झलकती है। और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ये जानती है कि योगी आदित्यनाथ जी हर पल हर क्षण उसके साथ खड़े रहे। तो और जो महिला जो संरक्षण की बात कही जाती है, महिला संरक्षण में अनिल अंकुर जी आपको रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी हमारे पास। अनिल जी, आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा कि आज ये प्रोग्राम है, कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये कार्यक्रम बेहद ही अहम है। कौन कौन सी बातें रहेंगी, कौन कौन सी उपलब्धियां रहेंगी जो सरकार लोगों तक पहुंचाएगी, और ये उपलब्धियां चुनाव के लिहाज से भी बहुत कुछ मायने रखेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार ने अपनी फेहरिस्त बनाई है, एक बहुत लंबी सूची बनाई हुई है कि उत्तर प्रदेश के विकास की जो फेहरिस्त सरकारी तौर पर तैयार की गई, बहुत लंबी सूची है। उस सूची में सड़क मार्ग के निर्माण की बात करें और अगर औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो उन्होंने ओडीओपी योजना तैयार की थी। और जो विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया, विदेशी निवेश करने की बात की गई थी, उसके तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और बड़े स्तर पर साइन हुए थे, MOU साइन हुए थे। तो ऐसे ही तमाम ऐसे मामले हैं जो रखना चाहेगी। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने वो ऐसे कदम उठाए तो तमाम परीक्षाएं समय पर कराई, तमाम चीजों। अगर आप बिल्कुल अनिल जी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो योगी सरकार ने 4.5 साल में काम किया है, जिन कामों को लोगों तक पहुंचाने का काम अब योगी आदित्यनाथ की जो टीम है वो काम करेगी। अनिल के अंकुर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग बेहद खास महत्व रख रहा है। यही कारण है कि बीजेपी अयोध्या में 2 दिवसीय ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की है, जिसका आज सीएम योगी आदित्यनाथ समापन करेंगे। आपको बता दें कि दोपहर करीब 2 बजे सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे और इस दौरान वो रामलला के दर्शन करेंगे, जिसके बाद करीब 3 बजे ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक का समापन करेंगे। वहीं समापन के बाद सीएम योगी अयोध्या से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो अवध विश्वविद्यालय के संत कबीर सभागार में चल रही 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस यूपी की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी को अपराध से मुक्त करने के वादे के साथ सत्ता में आई योगी सरकार ने इसे अपराध युक्त प्रदेश बना दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी आज अपराधियों का स्वर्ग बन गया है और चोरी, हत्या, महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध राज्य में आम बात हो गई है। प्रदेश की योगी सरकार असहाय बन गई है और इन अपराधों को रोकने में असफल भी रही। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं तथा दलितों के खिलाफ अपराध और हत्या, अपहरण के मामले में, हिंसक अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर बना हुआ है। यूपी सरकार के दावों की पोल खुल गई है और योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था वो वादा पूरा उन्होंने नहीं किया है। वादों के उलट यूपी अपराध राज चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने इसके साथ ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के एक आंकड़े का साझा करते हुए कहा कि अपराध मुक्त प्रदेश का वादा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को अपराध युक्त प्रदेश बना दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि प्रियंका गांधी हमारी नेता और पार्टी का चेहरा है। उनके नेतृत्व में यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री बनने या न बनने का फैसला खुद प्रियंका ही करेंगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस बार यूपी एक नया अध्याय लिखेगा और कांग्रेस उम्मीद से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बता दें कि प्रयागराज गए सलमान खुर्शीद ने यूपी और केंद्र सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा कि जनता को केवल छला जा रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं।
किसानों की समस्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नौजवानों का रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाओं को, दलितों को, बच्चों को, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा एक बहुत बड़ा मसला है। और इसके साथ साथ जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। जितने हमारी संस्थाएं हैं वो टूट चुकी हैं। इनको सुरक्षा देना, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत बड़ा मुद्दा है। और स्वास्थ्य से संबंधित कोरोना का जो दुष्प्रभाव पड़ा है भारत की, उत्तर प्रदेश की जनता पर, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की 21 सितंबर को लखनऊ में मुलाकात होगी। इस बैठक में भागीदारी संकल्प मोर्चा की आगामी विधानसभा चुनाव के लिए विचार किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि ओवैसी ने ये बयान दिया है कि वो 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा से उन्हें 100 सीटें मिल गई है। राजभर ने कहा कि संयोजक होने के नाते अभी उन्होंने सीटों का बंटवारा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मोर्चे में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज हल्द्वानी में रहेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वे तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। केजरीवाल के आगमन को लेकर पार्टी और कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा। वहीं केजरीवाल तीसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे। इससे पहले वो 2 बार देहरादून आए थे और आज लगभग 11:30 बजे केजरीवाल पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस पहुंचने के बाद 12:30 बजे वाटिका वेंकट हॉल में प्रेस वार्ता करेंगे। माना यह भी जा रहा कि केजरीवाल प्रेस प्रतिनिधियों में वार्ता के दौरान कोई बड़ी उपलब्धि यानी कि कई बड़ी उपलब्धि भी कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव भी है। केजरीवाल के साथ मुख्यमंत्री का चेहरा और घोषित किए गए कर्नल अजय कोठियाल समेत तमाम प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। योगेश शर्मा हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, देहरादून से जुड़े हुए हैं। हल्द्वानी का दौरा है। योगेश, आज केजरीवाल हल्द्वानी पहुंच रहे हैं, तिरंगा यात्रा में भी शामिल होंगे और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कितना अहम कह सकते हैं केजरीवाल का ये दौरा और आगामी चुनाव के लिए कितना खास होने वाला है? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का आज हल्द्वानी दौरा है, क्योंकि कुमाऊं का ये उनका पहला दौरा है। देहरादून के पहले वो 2 दौरे कर चुके हैं, जिसमें वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का बड़ा एक घोषणा कर चुके हैं। हल्द्वानी में भी वो एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि बेरोजगारों को लेकर केजरीवाल। बिल्कुल योगेश, तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तराखंड के दौरे पर हैं और लगातार पार्टी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, क्योंकि आगामी चुनाव है और आम आदमी पार्टी ने ये वादा और दावा कर चुके हैं कि अब 70 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। योगेश, देखिए, साफ तौर पे आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड में मजबूत दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की राह देख रही है। जहां कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाले, तो ये आज हल्द्वानी से, कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी कहा जाता है, तो हल्द्वानी से आज तिरंगा संकल्प यात्रा आम आदमी पार्टी की है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जो चेहरा है कर्नल अजय कोठियाल, वो खुद शामिल होंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में भी अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि हल्द्वानी से अरविंद केजरीवाल क्या बड़ी घोषणाएं करते हैं। बिल्कुल योगेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आज केजरीवाल का हल्द्वानी दौरा है और ये कितना खास होने वाला है आगामी चुनाव के लिए, ये तो बाद में ही पता चलेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है। उत्तराखंड की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। हर की पौड़ी से शुरू हुई दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा में पार्टी के तमाम दिग्गज शामिल हुए। जगह जगह यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। शनिवार को परिवर्तन यात्रा के जरिए कांग्रेस ने एकजुटता, संगठनात्मक क्षमता और जन समर्थन दिखाने के लिए भाजपा पर जमकर हमला बोला। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि कानून आदि का हवाला देते हुए भाजपा सरकार को फेल बताते हुए कांग्रेस को जिताने की अपील की गई। बड़ी संख्या में बाइक सवार युवक रैली की अगुवाई कर रहे हैं, जैसे कि हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। यात्रा में युवाओं और महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी रही। आज आपको यह भी बता दें कि आज परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की देहरादून में निकाली जाएगी और कई बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता इस परिवर्तन यात्रा में आज लोगों को संबोधित करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे।
चार धामों के कपाट खुलने के लगभग 4 महीने बाद शनिवार से चारधाम यात्रा शुरू हो गई। सरकार ने चारधाम यात्रा की मानक प्रचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी कर दी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को पंजीकरण करने के बाद ई पास जारी किए गए। इसके साथ ही चार धामों में दर्शन की मंजूरी मिली। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि चारों धामों में मेडिकल की पूर्ण सुविधा हो, मेडिकल स्टाफ हो, नर्सें हो, डॉक्टर, ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था भी सरकार करे। हमने अपनी पहली यात्रा यमुनोत्री माता जी की करी है और प्रशासन का मतलब इतने अच्छे इंतजाम लगे, जैसे सुप्रीम अपना कोर्ट के ऑर्डर आए थे, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार यात्रा का आज पहला बैच किया है यहाँ पे, पर उस हिसाब से प्रशासन ने मतलब बहुत ही अच्छा कोविड की गाइडलाइंस अच्छे से फॉलो करी है। सैनिटाइजर प्रॉपर पोस्ट पे मिलते रहे, जो लोग अपने साथ मास्क नहीं लेके आए वो सब कुछ मिला। मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मतलब राज्य सरकार का जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमें लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे अपने यहाँ पे इंतजाम करे हुए हैं और बहुत खुश हैं। अच्छा लग रहा है पॉजिटिव आगे के लिए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शनिवार को शुरू हो गई। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्रियों में भारी उत्साह भी देखा गया। पहले दिन चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की ओर से 19,000 से ज्यादा ई पास जारी किए गए, जबकि बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर में 400 यात्रियों ने दर्शन किया। चारधाम के कपाट खुलने के लगभग 4 महीने बाद यात्रा को संचालित किया गया। हाईकोर्ट की ओर से चारधाम यात्रा पर रोक हटाने के बाद सरकार ने शनिवार से कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन कर यात्रा की शुरुआत की है। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह निधन के बाद किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण की विरासत अब रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के कंधों पर है। पराभव के दौर से गुजर रहे रालोद को इस बार किसान आंदोलन सहित कई और मुद्दों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति संजीवनी मिलने की पूरी उम्मीद है। आज जयंत चौधरी अपने दादा और भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण की राजनीतिक कर्मभूमि छपरौली के श्रद्धांजलि सभा के जरिए विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज करने जा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि श्रद्धांजलि सभा में जयंत चौधरी के सिर अजीत की विरासत की पगड़ी बांधी जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खाप चौधरी भी शामिल होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। मुजफ्फरनगर के 28 पुलिसकर्मियों का आयोग ने तबादला कर दिया, जहां 3 साल से अधिक समय से 11 थाना प्रभारियों समेत कुल 28 पुलिस निरीक्षक तैनात थे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले ही आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि एक जगह 3 साल से जमे बैठे अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर यह आदेश जारी किया गया है और यदि किसी जिले में चुनाव होने वाले हैं तो वे पुलिस अधिकारी उस जिले में तैनात नहीं रह सकते, जिन्हें वहां सेवाएं देते हुए कम से कम 3 साल हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता की पोल बारिश ने खोल दी है। शुक्रवार को बारिश के बाद आजमगढ़ में एक्सप्रेस वे के बीच में 50 मीटर लंबी दरार दिखी, जो कि हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। शनिवार को सुल्तानपुर में एक्सप्रेस वे बारिश के चलते जगह जगह धंस गया, कई जगह गड्ढे हो गए हैं। आपको बता दें कि सुल्तानपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर अयोध्या सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित हलियापुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निकाला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपीडी चेयरमैन अवनीश अवस्थी तक समय समय पर इसका निरीक्षण करते आ चुके हैं। सरकार एक्सप्रेस वे को जल्द शुरू करने की तैयारी में है। बीते दिनों प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य से लेकर गुणवत्ता की पोल खोल कर रख दी है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे जनता टीवी। नमस्कार।